लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसे आप कैसे डिराइव कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। भाई इससे पहले हमने क्या पढ़ी है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इजंट इट। अब आपको उसके लिए भाई उसके लिए एक लॉ होता है, आपने वो लॉ पढ़ना है। बताओ क्या होता है ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बताओ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, बताओ डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इजंट इट। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी भी स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें ये होता है कि जब कोई केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होती है, भाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि जब एक बारी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, अटेन हो जाएगी, तो क्या होंगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्री। बोलो भाई, ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। और क्या होगा भाई, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात आपको पहले पड़ी। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है, ठीक है, कि जब एक बारी केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होते हैं प्रोडक्ट्स। अगर आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर क्या लगा दो उनकी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। समझ गए बात। ये कहता है कि मान लिया अगर हमारे पास क्या, मान लीजिए हमारे पास ये है कि ए बी और बी, बोलो भाई सॉरी। तो अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली बताऊं तो क्या कहता है ये कहता है ए और बी। इससे बताओ क्या बनता है, सी और डी, इजंट इट। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि जब ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो क्या है फाइनल प्रोडक्ट्स, इनकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, इनकी मोलर कंसंट्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, तो क्या भाई पावर, भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये रेशियो भाई क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट। एक तो ये होता है भाई, ओके, ये क्या रहेगा, एक ये कांस्टेंट होएगा, कांस्टेंट। नहीं आ गया आपको। आप ऐसे बोल सकते हो और आप ऐसे बोल सकते हो, अगर फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट के एफ, और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या है, के बी। तो ये भी कहता है कि फॉरवर्ड की रेट तो के एफ बाई, तो ये रेशो जो कांस्टेंट होगा, रेशियो भाई कांस्टेंट होगा, और ये बराबर होगा तो इसके के एफ बाई के बी के, यानी कि भाई कंसंट्रेशन टर्म्स की मल्टीप्लाई, पावर क्या बनाओ, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। बोलो भाई, बाई कंसंट्रेशन टर्म्स किसकी, रिएक्टेंट्स की, पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इनका रेशियो के एफ बाई के बी के बराबर होगा, और क्या रहेगा हमेशा, कांस्टेंट, फिक्स रहेगा। एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई, कि नहीं आपको ये ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, तो आप ये कहोगे कि भाई इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कि इसको हम डिराइव
कैसे करें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये तो क्या है आपका स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बताओ क्या है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये क्या होएगा? इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है आपने, मैंने आपको पढ़ाया था भाई। लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के ऊपर। किस पे भाई? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं? जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस ना हो, क्या होती है वो? एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, बताओ कौन सी? मान लिया हमारे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये है ए, बोलो भाई हम क्या भाई, ए प्लस बी, और अरे बोलो भाई, और इससे बताओ हमारे पास क्या बनता है? सी प्लस, मान लीजिए इसका बनता है प्रोडक्ट, इससे हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो ये कहता है कि जिसमें जो रेट होगी ना इस रिएक्शन की, हमारे पास कोई एलिमेंट रिएक्शन, मतलब ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ए बी बी क्या बन गया भाई? फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई कि यहाँ पर इसके लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या, हम इसका भाई कैसे लिखेंगे बताओ? ये कहेगा इसका रेट कांस्टेंट क्या, मैंने के मान लिया, तो के क्या होगा? के विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस। क्या भाई? ये कहता है के विल बी प्रोपोर्शनल टू ए और बी की जो एक्टिव कंसंट्रेशन हुई ना, जो बची हुई है, किसी भी समय पे रेट कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? बताओ, सॉरी रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी? रेट, अरे भाई सॉरी मेरे भाई रेट लिखना है। रेट बताओ भाई किसके प्रोपोर्शनल होगी? रेट एक्टिव मासेस के। मान लिया टी टाइम के बाद ए कितना बचा हुआ है? ए, और बी कितना बचा हुआ है? बी। तो ये कहेगा भाई ए और बी की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये होगा भाई, ये होता क्या आपका? मान ले भाई ए नोट तो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ए की, और बी नोट क्या है? बी की इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है बात। और टी टाइम के बाद, अरे ब्रैकेट लगाती क्या बन, ये कंसंट्रेशन, ये ए और बी तो क्या है? रिएक्टेंट्स, और स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की रेट किसी भी टाइम पे किसके प्रोपोर्शनल होती है? उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की मल्टीप्लाई की। उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स है ना, उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन बची हुई है, जो उनकी कंसंट्रेशन क्या हुई है? बची हुई है ना, उनकी प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उन्हें क्या हुई? प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है आपका? लॉ ऑफ मास एक्शन। नहीं होता क्या? यानी मान ले भाई अगर टी टाइम के बाद ए नोट क्या बन गया? ए, और बी नोट क्या बच गया? बी। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी? बोलो भाई, जो कंसंट्रेशन ए की बची हुई है उसके ऊपर की पावर स्मॉल ए, और जो कंसंट्रेशन बी की बची हुई है की पावर स्मॉल बी। ये क्या होता है आपका? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। और आपको पता होगा जो रेट लॉ होता है, क्या होता है? रेट लॉ। वहां पर हम क्या यूज करते हैं? अल्फा और बीटा। आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस में, ठीक है। लेकिन रेट लॉ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शंस में भी और भाई एलिमेंट्री रिएक्शंस में। तो याद रखियो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए तो, क्योंकि रेट इसको हम हटाएंगे तो क्या क्या जाएगा हमारे पास? एक कांस्टेंट आएगा ना भाई। तो आर विल बी इक्वल टू के ए की पावर ए और बी की पावर बी, ठीक है बात। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हमारे पास क्या आएगा? ऐसे रेट आएगा हमारे पास, इजंट इट। और हमारे पास रेट लो भी क्या आएगा? रेट लो। और उस टाइम पे रेट लो में यहाँ पर क्या होता है? अल्फा और बीटा होते हैं ना भाई। तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लो लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा जा सकता है भाई। रेट लो जो क्या देगा एक्सप्रेशन, वही क्या आएगा? लॉ ऑफ मास एक्शन से। लेकिन जो क्या होती है मल्टी स्टेप रिएक्शंस, किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन में इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए तो आप रेट लो कैसे लिख सकते हो? इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए आप रेट लो कैसे लिख सकते हो भाई? रेट एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन से। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट लो होता है वो भाई कॉम्प्लेक्स होता है, पता होगा ना आपको भाई। वहां पर हम फिर क्या यूज करते हैं? पावर अल्फा और बीटा, पता होगा ना आपको। मैंने आपको सर पढ़ा रखा भाई, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भाई कि ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होता है। सिर्फ किसके लिए भाई? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, ठीक है।
तो आ गया ना हमारे पास ये। तो आप ये बताओ अब, लेकिन तो ये भाई बात आपको पहले पड़ गई। तो अब अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, लेकिन ये भाई क्या हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमारे पास कोई रिएक्शन तो है, लेकिन ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। तो ए बी बी से क्या बनेगा? सी सी प्लस डी डी बनेगा ना भाई। तो फॉरवर्ड और क्या होगी ये? साथ में बैकवर्ड होगी भाई। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट लिखो, इसको मैं बोलूंगा आर एफ। अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या है? हमारे पास एक केमिकल क्या है? इक्विलिब्रियम। बताओ कौन कौन सी? ए बी बी सी सी और डी डी। तो आप बताओ भाई कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होंगी ना। तो आप पहले बताओ भाई यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी? हम क्या बोलेंगे? के एफ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इस्तेमाल करते हुए आप इसके लिए क्या लिखो? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो क्या आएगा? के एफ और ए की पावर ए और बी की पावर बी। देखो भाई ध्यान रखियो, ये आप ये कोफिशिएंट से जो क्या बनाते हो? ऑर्डर बनाते हो भाई, पता होगा ना आपको। ये सिर्फ किसके लिए होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए भाई आप ऐसे क्या बोलते हैं पावर नहीं बनाते कभी भी। पता होगा ना आपको इस चीज़ का? ठीक है, तो बताओ भाई। तो फॉरवर्ड भी मैंने क्या मान लिया? सिंगल स्टेप रिएक्शन। और बैकवर्ड भी क्या? एक सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो आर बी क्या होगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगी भाई? बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट क्या मान लो? के बी। बताओ क्या जाएगा हमारे पास? के बी सी डी और डी। तो इक्विलिब्रियम पे बताओ क्या होगा भाई? क्या आर एफ और आर बी क्या होंगे? क्या इक्विलिब्रियम पे आर एफ बराबर नहीं होगा आर बी के? तो हम क्या बोलेंगे कि क्या होना चाहिए? मतलब के एफ ए बी बी शुड बी इक्वल टू के बी सी और डी। तो अब आप इनको उस साइड फेंक दो और इस के बी को आप इस साइड फेंक दे। तो क्या हमारे पास? तो के एफ बाई के बी इज इक्वल टू सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? बताओ भाई। अब आप ये बताओ, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस क्या हो जाती हैं भाई? इक्विलिब्रियम, अब भाई हम क्या बोलेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही क्या होती है कि उसके ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन चेंज होने क्या हो जाएगी? बंद। अब ना ये बदलती ना ये बदलती भाई, ना ये और ना ये। अगर ये दोनों क्या है? कांस्टेंट हो गए, ये दोनों भी क्या कांस्टेंट, तो ये रेशियो क्या होगा भाई? कांस्टेंट। और यहां से क्या होगा? और भाई ये बात यहां से प्रूव होती है। अब के एफ भी क्या होता है? कांस्टेंट। के बी भी क्या होता है? एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स की मल्टीप्लाई भी क्या होती है? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का रेशियो भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो भाई ये कांस्टेंट नहीं है क्या? सारा शहर इस कांस्टेंट को के नाम से जानने लग गया भाई। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल एक। क्या भाई ये लॉ ड्राइव कर लिया हमने? अरे बोलो भाई। तो हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमने भाई ड्राइव कर लिया है। ये आ गया। आसान है कि मुश्किल? ये आसान है। तो हो गया प्रूव भाई ये। तो जो ये लॉ था भाई, ठीक है, मेरी जो बुक है भाई एमएससी प्रीवियस की, उसमें मैंने इसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी दे रखा है ना। लेकिन आपको वो करना, क्योंकि ये डेरिवेशन इजी है, मैंने इसका एक और डेरिवेशन है जो लेंथ थी, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। और ध्यान रखियो भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन को, ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, ये किससे आता है? लॉ ऑफ मास एक्शन से। भाई एक बात ध्यान रखियो, ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है किससे आता है? लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है। तो होता क्या है कि कई बार लॉ ऑफ मास एक्शन ही बोल देते हैं इसको भी, कई बार लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोल देते हैं? मॉडिफाइड लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या समझे बात? हालांकि लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ क्या था? सिर्फ एक साइड से था भाई। ये क्या था हमारे पास? एक रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन अगर आपने यही लॉ ऑफ मास एक्शन आपने रिवर्सिबल रिएक्शन पे लगा दिया, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी, और थोड़ा इसको आपने रीअरेंज कर लिया, तो क्या बन गया मेरे पास? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं आपको बताऊं भाई, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को ही क्या बोल देते हैं? मॉडिफाइड लॉ ऑफ मास एक्शन, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ओके, आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।